नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने जियोग्राफी का एक टॉपिक लेकर, जिसका नाम है वर्षा अर्थात रैन। वर्षा एक प्रकार का नेचुरल इवेंट्स है, प्राकृतिक घटना है। और नेचुरल इवेंट्स में बारिश का होना, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बादल का फटना, चक्रवाती तूफान, हवा, ये तमाम घटनाएं जो है नेचुरल इवेंट्स कहलाती हैं। और उन्हीं नेचुरल इवेंट्स में हमारा एक टॉपिक है रैन अर्थात वर्षा। आप सबको पता होगा कि वर्षा एक प्रकार का नेचुरल इवेंट्स है। हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में तमाम प्रकार के धूल के कण, गैसें और फोक्स, स्मोक और तमाम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में तैरते रहते हैं। जब हमारे नदी में अर्थात समंदर में, नालों में, तालाबों में पानी बढ़ जाता है तो वह जो है वाष्प के ज़रिए ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठती है वो वाष्प बन करके तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के साथ संघनन करती है, यानी वाष्प उस कण के चारों तरफ चिपक जाते हैं। और जैसे जैसे चिपकते हैं उसका आकार बढ़ता जाता है और अंतोतगत्वा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो छोटे छोटे कण जो है पृथ्वी पर पुनः वापस गिर जाते हैं, जिसे वर्षा कहा जाता है। वर्षा की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। वर्षा की अम्लीय प्रकृति, इसमें स्थित कार्बोनिक अम्ल अर्थात H2CO4 के कारण होता है। और H2CO4 का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के दौरान बादलों में CO2 के घुलने के कारण होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। वर्षा, अगर कोई पूछेगा कि वर्षा की प्रकृति क्या होती है, तो वर्षा की प्रकृति हमारे यहाँ जो भी प्राकृतिक वर्षा है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और अम्लीय होने का कारण है इसमें स्थित कार्बोनिक अम्ल के कारण। देखेंगे आप, जब भी जो है कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला होता है H2CO3, और जब संघनन की क्रिया होती है तो संघनन में क्या होता है कि वाष्प ऊपर उठता है। वाष्प मीन्स होता है जल, H2O, और प्लस वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्रिया करता है और क्रिया करके H2CO3 का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। और इसी कार्बोनिक अम्ल के कारण जो है वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। अब हम देखेंगे पीएच स्केल के बारे में थोड़ा समझेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल आप समझ सकते हैं कि 0 से लेकर 14 के बीच की रीडिंग होती है। इसमें जो है 0 और 14 के बीच में 7 होता है। इस 7 पे जो है कोई भी जल उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन 7 से जब कम होता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। और 7 से जब अधिक बढ़ता है, 8, 9, 10, 14 तक, तो वो जो है उसकी प्रकृति क्षारीय मानी जाती है। आप देख सकते हैं जो हमारा प्राकृतिक वर्षा है उसका पीएच मान 6.5 है, यानी 7 से कम है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक वर्षा है वो जो है अम्लीय होती है, अर्थात इसका मान 6.5 होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक वर्षा की प्रकृति अम्लीय होती है और इसका पीएच मान 6.5 होता है। और वर्षा अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि जो है जो जल वाष्प है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब संघनन करता है बादलों में, तो वो संघनित होकर के बादलों में तैरने लगता है और H2CO3 का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का अम्ल है, और इसी वजह से वर्षा अम्लीय हो जाती है। अब हम बात करेंगे अम्लीय वर्षा की, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण है अम्लीय वर्षा। देखिए, अम्लीय वर्षा जो है यह एक प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होता है। जो हमारा जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होता है उसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा वायुमंडल में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला होता है NOx,
एक्स की जगह पे आप 1 2 3 कुछ भी लिखेंगे। जब एक्स की जगह पे 1 होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाता है, अगर 2 लिख देते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है, और 3 लिखेंगे तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर NOx फॉर्म है तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे, अम्लीय वर्षा। एक ऐसे जीवाश्म ईंधन के जलने और औद्योगिक संस्थाओं जैसे पेट्रोकेमिकल उद्योग द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं। हम देखेंगे जो जीवाश्म ईंधन है हमारे यहाँ तमाम प्रकार का बिजली उत्पादन कोयले के माध्यम से होता है। जब चिमनियों में जो है कोयला जलता है, जब धुआं उठता है तो उसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जो कि उत्सर्जित होकर जो है बादलों में जा कर के मिल जाते हैं। जैसे वो बादल में मिलता है तो वहाँ संघनन की क्रिया होती है, और संघनन की क्रिया के पश्चात जो है H2O के साथ वो क्रिया कर लेती है, और H2O के साथ क्रिया करने पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, और जो नाइट्रिक अम्ल था, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, वह जो है जल के साथ मिल क्रिया करके और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, यानी ये दोनों अम्ल का निर्माण करता है। और इन बादलों से उत्पन्न जो वर्षा है उसका pH मान 5.5 से 4.5 के बीच में होता है। तो ध्यान रखेंगे 5.5 और 4.5 के बीच जो है इनका pH मान रहा जाता है, अर्थात आप देखते हैं कि ये और अम्लीय हो जाता है, और इसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अम्लीय वर्षा। आप देख सकते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ क्रिया करके और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, विक्षेपित हो जाता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O के साथ क्रिया करता है और प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलकर, और फिर जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस तरह से इन दोनों के जो है बादलों में घुलने से, संघनन की वजह से जो है इस अम्ल का निर्माण होता है, और यही जो है अम्लीय वर्षा के रूप में जो है पृथ्वी पर आती है। तो अब देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये चिमनी है, और चिमनी से जब धुआं उठता है तो NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तमाम गैसें जो है ऊपर जाती हैं, और ये तालाब में से जो है वाष्प जो है H2O जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बादलों में जाता है। वहाँ छोटे छोटे धूल के कणों के साथ जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है, और धीरे धीरे धूल के कण मॉइस्चरिंग होते जाते हैं और एक बड़ा जो है गोला का रूप ले लेते हैं। और जैसे सब उनका वेट बढ़ता है, फिर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जब उनको खींच करके नीचे गिरा देती है, और इसी को हम बोलते हैं कि वर्षा। तो जब SO2, NO और CO2 जब H2O के साथ मिलता है तो यहाँ आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, और इन्हीं को बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा, जो कि पृथ्वी पर आकर के गिरती है। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अम्लीय वर्षा का वैश्विक वितरण क्या है, यानी इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे फैला हुआ है। तो आप देखेंगे मध्य और पूर्वी यूरोप हमारा एक प्रकार का महाद्वीप है, और उस यूरोप में जो है मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में, और फिर स्कैंडिनेविया और उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी तट है, यह मुख्यतः अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्र है। इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होता है। चूँकि उपरोक्त क्षेत्र में अत्यधिक औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण इस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा ज़्यादा होता है। कोई पूछेगा तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा पूर्वी यूरोप, स्कैंडिनेविया और उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शहरीकरण हुआ है और औद्योगिक के मामले में जो है उद्योग के मामले में जो है तीव्र विकास हुआ है, जिसके कारण जो है वहाँ अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है। पोलैंड जो है विश्व का सबसे ज़्यादा ग्रसित देश है, ध्यान रखेंगे। अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा जो है पोलैंड में होती है, और अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कोलकाता, दिल्ली, आगरा, चेन्नई, मुंबई, बड़ौदा में सबसे अधिक होती है, और जाड़े में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा भारत में होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में किस किस क्षेत्रों में जो है अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है। तो कोलकाता, दिल्ली, आगरा, चेन्नई, मुंबई, बड़ौदा, यानी जो भी जो है हमारे यहाँ जो है बड़े कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। अब अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं, आप देखेंगे कि अम्लीय वर्षा का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले मनुष्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा से त्वचा व श्वसन से संबंधित एलर्जी बढ़ जाती है, यानी जैसे अम्लीय वर्षा होता है तो जो हमारी स्किन्स है तथा जो श्वसन संबंधित जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती है, और इससे जो है
एलर्जी की संभावना जो है मनुष्यों पे बढ़ जाती है। स्मारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप देखेंगे संगमरमर और बलुआ पत्थर से बने जो स्मारक होते हैं उन पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव ज़्यादा होता है। इन स्मारकों का रंग क्षीण हो जाता है, यानी जो उनका कलर है उड़ जाता है और उसमें धीरे धीरे दरार पड़ने लगता है, वो टूट फूट की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे उनकी आयु कम हो जाती है। यानी जिस बिल्डिंग को 100 वर्ष होना चाहिए वो 70, 50, 60 में ही जो है वो ढह जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण अम्लीय वर्षा है। आप इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं, जो है आगरा का ताजमहल है। आगरा का ताजमहल में पीलापन हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मथुरा में जो रिफाइनरी सेंटर है, जहाँ पे हमारे जो है क्रूड ऑयल का रिफाइनरी होता है, उसके वजह से उसके चिमनी से निकलने वाली जो गैस होती हैं वो जाकर संघनित होकर अम्ल का निर्माण करती हैं, और फिर बारिश के समय जब होती है वो अम्ल जो है उस ताजमहल पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसके कलर क्षीण हो रहे हैं और उसमें धीरे धीरे जो है वीकनेस आ रही है उस बिल्डिंग में। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद हम देखेंगे जलाशयों पर प्रभाव, यानी जो जलाशय होते हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ तालाब है, झील है, नदियाँ हैं, तटवर्ती क्षेत्र है, अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित हो जाते हैं। जब अम्लीय वर्षा होता है तो जो झील है, नदियाँ, तटवर्ती क्षेत्र वो सारे के सारे प्रदूषित हो जाते हैं। और प्रदूषित होने की वजह से क्या होता है, चूँकि प्रदूषित जल से जलीय जंतु, यानी जल के अंदर जो जीव पाए जाते हैं और जो पौधे होते हैं उनकी उत्पादकता गिर जाती है, मछलियाँ मरने लगती हैं और जैव विविधता कम हो जाता है। तो जब जैव विविधता कम हो जाएगा तो उसमें तमाम प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, उसमें छोटे छोटे जो जीव हैं, मालिक्यूल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और उसके साथ साथ जो है कृषि पर प्रभाव देखेंगे हम लोग कि कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखेंगे कृषि पर प्रभाव होता है कि मिट्टी जो है अम्लीय हो जाती है। जब भी अम्लीय वर्षा होती है, जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, जिस कारण उसमें मौजूद जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जो मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो जो मिट्टी के अंदर तमाम छोटे छोटे जीव होते हैं जो है मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, वो अम्लीय वर्षा होने की वजह से वो मर जाते हैं। और मर जाने की वजह से क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों के मरने से मिट्टी की उत्पादकता गिर जाती है। किसानों को मिट्टी में चूने आदि छिड़कने पड़ते हैं, जिससे उनका खर्चा बढ़ जाता है, और खर्चा बढ़ने की वजह से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये था हमारा जो है अम्लीय वर्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण था, जियोग्राफी का पोर्शंस है, और ये पीसीएस, आईएएस से लेकर के और कंपटीशन के सारे एग्जाम्स में जो है अम्लीय वर्षा से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ जो है फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।